हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल कास्तार आपका स्वागत करता हूं। आज की इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएमए फाउंडेशन, जो मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 2 हुई थी, सेट 2 के पेपर को। और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट ने दिए हैं उसके 3 क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग है, तो वो भी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सब लोग थोड़ा वेट कीजिए, लाइव सेशन भी शुरू हो रहा है, डिस्कशन भी करेंगे और इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, बहुत मजा आएगा करके। ओके, नाउ पे अटेंशन। हम लोग क्वेश्चन, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है दोस्तों, और ये पेपर अगर आप देखोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि अरे मतलब ऐसा क्वेश्चन पेपर अगर एग्जाम में आ गया तो चांदी करके, है ना, मतलब पासिंग तो आराम से ही हो जाएगा। तो लेट्स सी। अब देखो यहाँ पे टाइम आपको मिलने वाला है 1 घंटा, ये हमें पता ही है। टोटल 100 मार्क्स से 50 क्वेश्चन है। ओके, और ये सेकेंड पे मतलब हमारा सेट 2 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। 2-3 में बेसिक आपको इजी क्वेश्चन बताऊंगा, और फिर एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने जा जो सच में इतना आपको अवेयर रहना है, ये सीखना पड़ेगा हमें। ये देख के देखो, पहला तो एकदम सिंपल क्वेश्चन चालू कि एंट्रेंस फीस ₹20,000 रिसीव्ड बाय क्लब। 2 मार्क्स का सवाल ऐसे पूछते क्या कोई? ये हमें पता था कि कोई भी एंट्रेंस फीस जब तक ब्रैकेट में 50% रेवेन्यू 50% कैपिटल नहीं है, तब तक हर एंट्रेंस फीस हम लोग क्या मानते हैं बेटा? कैपिटल रिसीट ही मानते हैं। तो आपको बस यहाँ पे राउंड कर देना है, यहाँ पे आंसर दिखेंगे भी आपको। ठीक है, ये तो बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अच्छे वाले क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा। सारे डिस्कस करना है, लेकिन ना एक पे क्वेश्चन बताता हूं आपको। देखो बेटा, अ, वो करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर, मतलब ये करना चाहिए यार, मजा आएगा। और वो वाला क्वेश्चन है, ये 44, यस 44 नंबर का क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्या सबको? यस और नो? आ जाएगा, दिख रहा है 44 नंबर, क्वेश्चन नंबर 44। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे देना चाहिए एक्चुअली। अभी तो हम बहुत देखेंगे, मतलब मैं आपको ये बता देता हूं कि 80 मार्क्स तक को तो एकदम हलवा है। 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें सच में, 10 भी नहीं यार, 5-7 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आप अच्छे से कर लो। उतना कर लिया, बात खत्म। और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो भाई मजा आएगा, बाकी तो कुछ नहीं। देखो एक क्वेश्चन क्या है कि एवरेज स्टॉक है 12,000 रुपए का, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इज 3,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। बेटा जब मैं भी आप लोगों को लेक्चर लेना था तो मैं पहले सारे क्वेश्चंस देख रहा था, आप देखोगे आंसर टिक करके रखा है। तो जब मैं पढ़ रहा था खुद, तो मेरे को खुद को 1 मिनट के लिए कंफ्यूजन हुआ कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया उन्होंने, क्या कहा है? स्टॉक इज मोर देन, मतलब बोले ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ओपनिंग स्टॉक से 3,000 रुपए ज्यादा है। मतलब ठीक है, आपको पूछा गया है ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बोले क्लोजिंग स्टॉक ढूंढिए। वाह वाह। अब देखना, यहाँ पे एक टाइम पे अपना आंसर आता है, वो 10,500 भी आता है, लेकिन वो गलत है। कैसे करें सर? हमको एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला पता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है बॉस, यहाँ पे देखो। एवरेज स्टॉक का अपना फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। बेसिक सा अपना फॉर्मूला है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला आ जाएगा हमें ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। उन्होंने हमको एवरेज स्टॉक दिया हुआ है, कितना दिया है बेटा? 12,000, लिख लिया। हमको ओपनिंग स्टॉक नहीं पता, तो हमने लिखा एक्स प्लस। अब ये जो ब्रैकेट पे मैंने लिखा है ना, यही पे तुम्हारे आंसर का पूरा गेम होता है। क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्यों लिखा सर एक्स प्लस 3,000? क्योंकि इसके पीछे ये वाला लाइन था कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो उन्होंने 3,000 रुपया नहीं बोला है, उन्होंने कहा है क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ₹3,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। अरे ओपनिंग स्टॉक ही नहीं पता हमें, ओपनिंग स्टॉक को हमने एक्स लिया है, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? एक्स प्लस 3,000। ये ब्रैकेट समझना बहुत जरूरी है बेटा। ये अगर समझ लिया तो हमें पता है कि एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला वही था कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक नहीं पता, एक्स क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग प्लस 3,000, तो एक्स प्लस 3,000 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे सॉल्व कैसे करना है बॉस बताइए? ये 2 इधर चला जाता है, तो 2 इंटू 12,000 कितना हो जाएगा? 24। ये समझा ना 24,000 कैसे आया? ठीक है, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा बेटा? 2x प्लस 3,000। अब मुझे बताओ, ये 3,000 यहां पे प्लस है, तो इधर आया तो माइनस होगा, तो 24 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 21,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी, इज इक्वल टू 2x। और यहां पे 2x मतलब 2 इंटू एक्स, ऐसा है बेटा। तो जो मल्टीप्लाई होता है इधर आने के बाद क्या होता है? डिवीजन। ये बेसिक मैथ्स है राजा। तो 21,000 डिवाइडेड बाय 2, एक्स का आंसर आया 10,500। जो मैंने कहा था कि आपका आंसर एक लेवल पे 10,500 आता है, बट आपको ये आंसर नहीं देखना है। उन्होंने पूछा है क्लोजिंग स्टॉक कितना है, और उन्होंने खुद ऊपर बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक ये 3,000 ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। और मेरे दोस्तों, आपने किसको एक्स पकड़ा था? ओपनिंग स्टॉक को एक्स पकड़ा था।
आपको 10,500 क्या मिला? ओपनिंग स्टॉक मिला। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 10,500 में मैं 3,000 ऐड कर दूं तो 13,500। ये वाला आंसर इस तरीके से आया। तो मैं पहले इसीलिए आपको यहां पे लेके आया क्योंकि यही एक क्वेश्चन मुझे लगा सबसे भारी, बस मजा आएगा करके। एवरीवन आपको समझा कि नहीं? यस और नो बेटा बताइए, हाँ या ना? ये क्वेश्चन अगर डाले तो मजा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मतलब कितना कंफ्यूजन, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जाओ तो दिमाग ही ना चले, जबकि है एकदम सिंपल। अभी आप ट्राई करके देखो, आपको आ जाएगा। ठीक है, बस लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन आपको ये बेसिक मैथ्स पे भी जम जाता। बस बेसिक चीजें, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अभी याद रह जाएगा। ठीक है, चलो सर, ये वाला एक क्वेश्चन है जो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब 44, अभी हम सीक्वेंस से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इजी वाला कराया, बट 44 पे लेके गया जहां पे आपको लगा कि हाँ दम है सर, मतलब ये करना चाहिए, हमने इस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए करके। अब आप देखो कि आपको बोनस मार्क्स तो, मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 1 ये बोनस मार्क्स है। मतलब यहां पे आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 में से 2 मिल गए करके। क्वेश्चन नंबर 2, 5,000 incurred for upgrading computer by installation of 128 MB RAM। अब इससे क्या हो रहा है ना, अपने असेट का वैल्यू बढ़ रहा है ना, उसका लाइफ बढ़ रहा है। तो हमने कहा था कि कोई भी ऐसा खर्चा जो आपके असेट को इंप्रूव करेगा, है ना, लाइफ बढ़ाएगा, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। सिंपल, रेवेन्यू और कैपिटल का जब चैप्टर किया था तो उसमें वही देखा था कि आप बेसिक रिपेयर वगैरह कर लो, रेवेन्यू है। लेकिन ऐसा कोई इंप्रूवमेंट किया असेट में जिससे उसका लाइफ बढ़ेगा तो कैपिटल रहेगा। तो 2 में से 2 मार्क्स इसके भी श्योर। अब ये क्वेश्चन मुझे मतलब एग्जाम में दिया है, मॉक टेस्ट में दिया है, बट इजी क्वेश्चन था दोस्तों। अब यहां पे आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप जरा समझिएगा। इफ रिसीट ऑफ ₹200 फ्रॉम राजेश डेटर हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ प्रॉफिट, इसका आंसर क्या रहेगा? कोई बता पाएगा? यहाँ पे तो मैंने दिया हुआ है, लेकिन इसका लॉजिक समझ पाओगे? 200 रुपया राजेश से मिला, डेटर। देखो बेटा, अगर राजेश से 200 रुपया मिला ना तो बैलेंस शीट में उसका इंपैक्ट होता है। डेटर 200 से कम होना चाहिए और कैश 200 से बढ़ना चाहिए। मैं आई रिपीट है, मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे इसका आंसर क्या है? नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। इसका लॉजिक बता रहा हूं कि आप लोग बैड डेट्स होता तो मानते कि पी एंड एल में लिखते। देखो हमारा प्रॉफिट और लॉस, अगर पी एंड एल में इंपैक्ट कुछ आता है तो इंक्रीज डिक्रीज होगा। इसमें और एक क्वेश्चन है आगे में, ये ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है राजा, इसको समझिएगा। मैं जो बता रहा हूं इसको अच्छे से समझिएगा क्या चल रहा है। सर क्यों इंपैक्ट नहीं हो रहा है? क्योंकि आप देखो, मैं यहाँ पे आपको एक ना परफॉर्मा बना के दिखाता हूँ। एक मिनट से स्क्रीन लैग नहीं होगी, हाँ ठीक है। क्या है सर, बैलेंस शीट के असेट साइड को सपोज मेरा डेटर दिख रहा है 10,000 रुपए, ठीक है, ये हो गया डेटर। और कैश दिख रहा है 10,000 रुपीज। देखिए डेटर भी 10 है और कैश भी 10 है। अब हुआ क्या, एक डेटर ने 200 रुपया मुझे दिया तो उतना डेटर कम हो जाएगा। अब अगर सपोज 10,000 में से 200 रुपया मुझे आया तो डेटर कितना रहेगा? 9,800। लेकिन वो जो कैश आया तो कैश यहां पे इंक्रीज हो जाएगा 10,200। तो ये जो साइट है पहले भी 20,000 थी, अब भी 20,000 है। आपको अगर नहीं समझा तो ध्यान दो, ये कहां पे चल रहा है? बैलेंस शीट। इसका पी एंड एल पे कोई भी इंपैक्ट आएगा नहीं। इसीलिए ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, अगर आया तो आपको क्या आंसर लिखना है बेटा, कि अगर कोई डेटर से हम पैसा लाएंगे और रिकॉर्ड नहीं हुआ इन द बुक्स, मतलब पी एंड एल वगैरह में, तो टेंशन मत लो यार, उधर भी नहीं हुआ तो भी आपका ना तो इंक्रीज होगा प्रॉफिट ना तो डिक्रीज होगा, पी एंड एल से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर सी है करके, सिंपल है, डन। चलो, इसमें तो भी मैं बोल सकता था कि किसी बच्चे का अगर गलत आंसर आ जाता तो 0 मार्क्स मिल सकते थे। मतलब ये थोड़ा अच्छा है, 3 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, बट याद रखना अगर इसका आंसर आपको लिखना है सी तो 2 मार्क्स इजी है, बट अच्छा क्वेश्चन था। ये वाला तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? चलो एवरीवन। लेजर को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, 2 में से 2 मार्क्स, डन, कुछ नहीं करना है। यस, पांचवा क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला है, जरा बताइए पांचवे क्वेश्चन पे क्या सीन है। जब आप बीआरएस करते हो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और आप स्टार्ट करते हो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है सर, अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो आपने क्या किया? चेक को सेंड किया टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब ये जो चीज है ना बेटा, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ये पेमेंट नहीं है, ये रिसीट साइड को रिकॉर्ड होता है। तो हम लोग हमारे फॉर्मेट के हिसाब से पहला एंट्री कैश बुक के कहां पे करेंगे? रिसीट साइड को।
और ये मिसिंग कहां पे रहेगा, पासबुक के रिसिट साइड को। अब ये वर्किंग नोट कैसा है ये हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आपको पता है, तो इसका ऐसे वर्किंग नोट होना चाहिए। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, डेबिट है, और इफेक्ट मिसिंग क्या है, क्रेडिट, क्योंकि चेक मैंने डिपॉजिट किया, ऐसे समझो, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन मतलब ही डिपॉजिट, तो कैशबुक के रिसीट साइड को आया, बट पासबुक के रिसीट साइड को मतलब क्रेडिट साइड को नहीं आया, तो डेबिट क्रेडिट आपका आंसर क्या होना चाहिए, शुड बी डिडक्टेड मतलब लेस। 10 मार्क यहां तक आपके डन हो गए। किसी को कोई दिक्कत यहां तक बेटा, ये समझा ना, ये लॉजिक समझा मैंने क्या बताया करके, यस और नो, हाँ या ना। तो ये बहुत क्विकली बताया, इसके लिए आपके बेसिक याद होने चाहिए आपको, कि अगर आपने कहा है कि बीआरएस स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक है, तो ठीक है यार, डेबिट हमको पता चल गया, अब हमें मिसिंग ढूंढना है, और यहाँ पे चेक सेंड मतलब इशू नहीं है, ये रिसीट वाली बात है, तो कैशबुक के रिसीट को आया, पासबुक के रिसीट को नहीं आया, क्रेडिट साइड को नहीं आया, तो डेबिट क्रेडिट लेस करके। यस भाई और बहनों, अब ये दो में से दो मार्क्स फुकट के यहाँ पे आ गए हैं, जिसमें कोई टेंशन ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। आप देखिए जरा, इन्होंने कहा है कि ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो अज्यूम करता है फॉर अकाउंटिंग पर्पस बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड ओनर टू आर सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट। कौन सा बेटा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, क्योंकि बोथ ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये तो हमको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ही बताता था। यस और नो, तो मतलब ये इस तरीके के अगर क्वेश्चन आएंगे पेपर में तो समझना मजा है बॉस, इसमें आपको कोई दिक्कत लेने की मतलब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। 2 मार्क्स यहाँ पे हो गए, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए। यस, अब और एक सवाल आ रहा है जो बीआरएस से रिलेटेड है, और इसका वर्किंग नोट में आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये देखना, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। बैंक हैज डायरेक्टली पेड ₹1250 1250 फॉर रेंट एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बैंक ने ही पेमेंट कर दिया, लेकिन हमारा जो बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या था, पासबुक ओवरड्राफ्ट। अब मुझे बताओ तो पासबुक ओवरड्राफ्ट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट है कि क्रेडिट है बेटा, एवरीवन बोलो बोलो बोलो, माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो। पासबुक ओवरड्राफ्ट डेबिट की क्रेडिट, सर कैशबुक का स्टार्टिंग पॉइंट होता है डेबिट, कैशबुक अवर ओवरड्राफ्ट रहा तो क्रेडिट। पासबुक का नॉर्मल स्टार्टिंग पॉइंट होता है क्रेडिट, और अगर पासबुक ओवरड्राफ्ट रहा तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, डेबिट। तो ये जो पासबुक ओवरड्राफ्ट है उसका स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना क्या था, डेबिट। अच्छा हुआ क्या, बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट किया। अब ये फॉर्मेट तो तुम्हें बनाते आता है, कैश बुक रिसीट पेमेंट, पासबुक पेमेंट रिसीट। तो बैंक ने पेमेंट किया, तो बैंक के पेमेंट साइड डेबिट साइड को 1250 आ गया, कैश बुक के पेमेंट साइड को वो आया नहीं, तो कौन सा साइड मिसिंग था, क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए 1250 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम पासबुक करके। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा, यस और नो, समझ रहा है, अरे हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई सिंपल ही था, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको ना एक चीज समझिए, ये इसका आंसर गलत दिया हुआ है। जनरल एंट्री ऑफ वेजेस 8000 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अब हमको पता है कि हम लोग क्या एंट्री करते, कोई बता पाएगा बेटा, एनीवन? मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट देते हैं, क्योंकि ये जो हमने पेड किया हुआ है क्या राजा, इंस्टॉलेशन चार्जेस, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, तो वेजेस टू कैश ये एंट्री तो नहीं आएगा, ये तो फिक्स नहीं आएगा ये वाला एंट्री। हमारा एंट्री होता है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू आपका जो भी रहेगा कैश, कितना भाई 8000 8000, ये एंट्री होना चाहिए मशीनरी टू कैश। तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट जाना चाहिए एंड कैश अकाउंट को क्रेडिट जाना चाहिए 8000 से, तो आपका आंसर होना चाहिए ये वाला। लेकिन आपके सजेस्टेड आंसर में कुछ बलता ही दिया है, नन ऑफ द अबव वगैरह कुछ तो दिया है, बट अज्यूम करते उन्होंने बैंक माना होगा, लेकिन ऐसे कोई मानने की जरूरत ही नहीं थी, वो पेड किया हुआ है, सीधी बात है, चेक वेक नहीं दिया। तो याद रखना इस केस में आपका आंसर क्या रहेगा बेटा, बी करके। इसको याद से समझा है राजा सबको, मैंने क्या बोला, ये आपके सजेस्टेड में गलत दिया हुआ है, यहाँ पे नन ऑफ द अबव दिया है, लेकिन इसका आंसर क्लियरली मशीनरी का मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो मशीनरी को डेबिट जाएगा और कैश को क्रेडिट जाएगा। डन, यहां तक ओके है, क्लियर है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अब देखना, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं बेटा, जब भी कोई बैड डेट्स रिकवर होता है ना, देखो जब बैड डेट्स हो जाता है, तो मैं आपको ना लॉजिक बताता हूं पहले। जब बैड डेट्स होता है
तो हम लोग उसका एंट्री कहां पे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डेबिट साइड को लिखते हैं, बैड डेट्स, बैड डेट्स। ठीक है, तो ये खर्चा है, तो उतना प्रॉफिट कम होगा, यस और नो। लेकिन अगर वो बैड डेट्स रिकवर हो गया, तो बैड डेट्स रिकवर हम पी एंड एल के कौन सी साइड को लिखते हैं? क्रेडिट साइड को लिखते हैं। तो उनका एकदम 2 मार्क्स, मतलब आप देखो कॉमन सेंस लगाते तो भी आ जाता कि आपका अगर बैड डेट्स रिकवर हो चुका है, पैसा आया है, आपको वापस मिल गया है, तो आप पी एंड एल में एंट्री करोगे, हाँ कौन सी साइड को? क्रेडिट साइड को। और अगर पी एंड एल में आपने क्रेडिट साइड को एंट्री किया, तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? बोलो तो लॉजिकली इंक्रीज, पैसा आपको मिल रहा है, तो 2 में से 2 मार्क्स कवर। समझा बेटा? डन। ये वाला क्वेश्चन, तो ये इसको टाइम भी नहीं लगेगा, 1 घंटा बोलते में तो डिस्कस करके भी देखना कितने मिनट में अपना लेक्चर हो जाएगा। तो इस तरीके सर इतना लेवल ऐसा होता है, मैंने कहा ना एक दिन में जब वो पेपर ले रहे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे, आपको बस फेथ रखना है, भरोसा रखना है खुद पे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। अच्छा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे तो चलेगा बॉस, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि एक डेप्रिसिएशन चैप्टर से ही है, एक मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख रुपया है, जिसका लाइफ 5 साल है और रेसिडियल वैल्यू है 2,000 रुपया। आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। आप नॉर्मल वे से ये डेप्रिसिएशन और एसएलएम मेथड बोला है, कौन सा मेथड? एसएलएम, तो बहुत ज्यादा इजी हो गया, इसलिए ये तो आप भी निकाल सकते थे। कैसे निकालते हो बोलो तो? 1 लाख में से आपका जो फॉर्मूला है, 1 लाख जो मशीनरी का कॉस्ट है उससे रेसिडियल वैल्यू लेस करोगे तो कितना अमाउंट आएगा? 98,000। 98,000 डिवाइडेड बाय कितने साल? 5 साल, तो 19,600 आपका डेप्रिसिएशन आता है पर ईयर का। लेकिन सर इन्होंने बोला रेट कितना है। अच्छा भाई, रेट निकालना है। ये 19,600 कौन से अमाउंट पे डिप्रिसिएशन आया? 98,000 पे। तो अब क्या करना आप? 19,600 डिवाइडेड बाय 98,000 इंटू 100 करो तो कितना आता है? देखो बेटा कैलकुलेटर पे क्विकली बताओ मुझे कितना है, चलो कमेंट करो फटाफट से। कैलकुलेटर ढूंढ रहे होंगे आज बच्चे। बताओ 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 बताओ। ओ बोलते बोलते सर 10 हो गए। राइट, 20%। वेरी गुड बेटा, तो आंसर था आपका 20%। इजी क्वेश्चन था, बस आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए थी। 2 में से 2 मार्क्स डन। अब आते आगे बढ़ते हैं सर। ये विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोप्राइटर क्रेडिटेड टू, मतलब ये देखो भाई, ये सीन क्या है कि कैश विड्रॉ किया बिजनेस में प्रोप्राइटर ने, अब यहां पे ना ड्रॉइंग्स अकाउंट लिखे, कैपिटल लिखे, अब ये पर्सनल यूज दिया नहीं दिया उसमें मत जाओ। आपको क्या पूछा है? विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। तो भाई अगर बिजनेस से पैसा निकाला है तो आपका कैश अकाउंट क्या है बेटा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आपका क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? तो कैश अकाउंट होगा। सिंपल सी बात है। 2 में से 2 मार्क्स इधर भी आपके मिले, खत्म हुआ। भाई और बहनों, पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट का एक क्वेश्चन था। रेंट, सिर्फ रेंट पूछते तो नॉमिनल अकाउंट होता। प्रीपेड रेंट बोला है, और मैंने आपको कहा था कि कभी भी प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग, ये कुछ भी दे सकते हैं। ये सवाल आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। प्रीपेड की जगह अगर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग भी होता ना बेटा, कुछ भी आउटस्टैंडिंग, रेंट हो, सैलरी हो, कुछ भी हो, तो आपका आंसर होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ध्यान में याद रखना, 2 में से 2 मार्क्स हलवा है बेटा, एकदम सिंपल तरीके से आ जाएंगे। 24 मार्क डन। 12 अगर क्वेश्चन राइट है आपके तो, और वो एक तेरा वो 46 वाला भी किया। 40 मार्क्स मिनिमम पासिंग पूछे, उससे आगे ही जाएंगे। प्रीपेड रेंट हो, आउटस्टैंडिंग रेंट हो, कुछ भी आया, प्री प्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल लिखने का नहीं। ओके भाई और बहनों, उन्होंने पूछा है 13 नंबर, हल्का फुल्का क्वेश्चन है। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अकाउंटिंग इक्वेशन, जहां पे असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी, मतलब असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस, बोलते हैं ना कि कैपिटल, कौन सा स्टेटमेंट बताएगा? बैलेंस शीट। सिंपल सी बात है, उसमें 2 साइड है, एक साइड असेट है सर, एक साइड को इक्विटी प्लस अदर लाइबिलिटीज आता है, दैट्स ऑल। तो इसका आंसर सी था। तो इक्वेशन से डरो मत, सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा तो आपका स्कोर अच्छा आना बनता है करके। ओके, 14 नंबर का क्वेश्चन, हल्का फुल्का, 2 में से 2 मार्क्स। क्विकली देखेंगे तो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फाइनल एंट्री लेजर को कहते हैं। तो ओरिजिनल एंट्री किसे कहेंगे सर? जर्नल को। 2 में से 2 मार्क्स मिल गए। अगर आप भूल चुके थे तो रिवीजन के तौर पे इसे याद रखिए और खत्म कीजिए करके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ, ये भी 2 में से 2 मार्क्स, हल्का फुल्का, पास तो इंस्टीट्यूट को आपको कराना है भाई। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट बैलेंस को कौन सा बैलेंस हम मानेंगे? तो आंसर इज डेबिट बैलेंस। आई रिपीट बेटा, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, कौन से बैलेंस से सर? क्रेडिट, तो उसको हम कौन सा कहेंगे? विच बैलेंस? डेबिट बैलेंस। लेजर का क्वेश्चन है।
कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, इसको डेबिट बैलेंस मानेंगे करके, दैट्स ऑल। ओके भाई और बहनों, ये क्वेश्चन है कंसाइनमेंट का जिसका आप वेट कर रहे थे, और ज्यादा नहीं सर, 3-4 एक मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, बहुत सिंपल है बॉस, बहुत सिंपल है, आप ज्यादा उसका बर्डन मत लो। देखो अब तक तो जर्नी सिंपल है, ये तो भी जस्टिस दो कि ये तो भी हुआ है क्या अपना, और वो करो। तो मैं कह रहा हूं कि आपको टेंशन लेना है। और कंसाइनमेंट का कितना हल्का फुल्का क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा कि मिस्टर एक्स ने गुड्स सेंड किया वाई को जिसका कॉस्टिंग था 1,50,000। ठीक है सर, मैं यहां पे लिखता हूं 1,50,000 रुपया क्या था, कॉस्ट, और वो सेल किया कॉस्ट प्लस 33.33%। इसका मतलब क्या होता है सर, 33 1/3 का मतलब क्या, 1/3 कैलकुलेटर पे करो तो 0.33 आंसर आता है। तो आपको क्या करना है कि ये कितने पे सेल किया, तो 1,50,000, कैलकुलेटर लो बेटा, और उसमें ऐड करो 33.3333 जितना आपके कैलकुलेटर पे है। चलो मेरे साथ कैलकुलेट करो, कितने पे सेल किया, 1,50,000, प्लस का बटन दबाओ, प्लस का बटन दबाने के बाद कैलकुलेटर पे लिखो, मतलब टाइप करो 3, फिर 0.333333 जब तक आपके कैलकुलेटर पे सब खत्म ना हो जाए, और परसेंटेज का बटन दबाओ। क्या आपको ऐसा आंसर दिख रहा है क्या, 19999, कितने बार 9 है भाई, 1 2 3, ओके 5 बार 0.999, इसका मतलब ही होता है, उसको राउंड अप करो 2 लाख। 2 लाख रुपए का क्या हुआ है, सेल हुआ है, सेलिंग प्राइस। देखो मैं वापस बता रहा हूं, ये आपको कॉस्ट दिया है, 1,50,000 के कॉस्ट के गुड्स भेजे हैं कंसाइनमेंट पे, जो सेल करने वाले हैं 33.33% प्रॉफिट पे। तो हमने कैसे निकाला ये अमाउंट, सर राउंड अप कर दो बेटा 2 लाख पे, क्योंकि इसका मतलब देखो 1,99,999 रुपीज एंड 99 पैसा, मतलब ही 2 लाख। तो 2 लाख पे सेल किया। उन्होंने कहा है कंसाइनर अस कंसाइनी टू पे एडवांस फॉर अमाउंट इक्विवेलेंट टू 60% ऑफ सेल वैल्यू। 60% ऑफ कौन सा वैल्यू, सेल वैल्यू। तो 2 लाख सेल वैल्यू अपना कैसे निकाला, अभी मैंने बताया, उसका 60% निकालो तो कितना होता है 2 लाख का। ये अच्छा क्वेश्चन था, 60% कितना होगा अभी बताओ, 2 लाख का 60%, 1,20,000, और वही आपका आंसर था 1,20,000। दैट्स ऑल भाई और बहनों, ये अच्छे से करो, ये वाला क्वेश्चन मैं मानता हूं। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आ जाए जहां पे आपको लगता है कि डाउट है, तो 1 घंटा है ना, तो इसको थोड़ा आगे कर, आगे क्वेश्चन देखो, कोई दिक्कत नहीं करके। ये समझा सर क्या किया, वापस ध्यान रखना, 1,50,000 कॉस्ट था, और यहाँ पे 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन प्रॉफिट, वो कंसेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई हुआ नहीं, सिंपल कॉस्ट था, ऐड कर दो 33.33, सेलिंग प्राइस 2 लाख, उस पे कितना परसेंट, 60% एडवांस मांगा, दैट्स ऑल, डन। ओके दोस्तों, 17वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। इफ अनसोल्ड गुड्स 20,000 के टेकन ओवर बाय वेंचरर 15,000, 20,000 के गुड्स थे, वो वेंचरर ने 15,000 में ले लिए, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को कितना अमाउंट से क्रेडिट जाएगा, जितने में गुड्स लिए 15,000 से। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। ओके भाई और बहनों, ओवर राइडिंग कमीशन, देखो कंसाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ओवर राइडिंग कमीशन कब मिलता है। देखो डेल क्रेडिट अलग है, ओवर राइडिंग है थियरी, बेसिक थियरी भी किया और हमने किया है वो चीज, बेसिक थियरी पे क्वेश्चन है। कब, जब आप, मैंने आपको 100 रुपए में बेचने को बोला और आपने 150 में बेचा, तो ये जो एक्स्ट्रा हाइयर प्राइस पे तुम बेचोगे ना, तो तुम्हें जो कमीशन दिया जाएगा उसे ओवर राइडिंग कमीशन बोलेंगे। तो कंसाइनमेंट का थियरी भी किया होता तो 2 में से 2 मार्क्स मिल जाते। समझा कि नहीं समझा, एकदम इजी है। देखो हो रहा है, बोलते बोलते आपके मन में वो प्रेशर नहीं रहेगा कि सर अभी वो मॉक टेस्ट 2 बाकी है, सेट बाकी है, सब कवर करा जाऊंगा। और देखो कंसाइनमेंट से सिंपल सवाल है, कोई ज्यादा उगड़ नहीं था। ओके डन। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कंसाइनमेंट से, डेल क्रेडिट कमीशन 10% है। अब डेल क्रेडिट का मतलब क्या है बेटा, जब वो व्यक्ति सामने वाला कंसाइनी ये जिम्मेदारी लेता है कि अगर मैंने उधार पे बेचा और उधार पे बेचने के बाद किसी व्यक्ति ने पैसा डुबाया, तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। ये कौन लेता है गारंटी, कंसाइनी लेता है। तो उसके वक्त जब उसको एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है, उसे डेल क्रेडिट बोला जाता है। अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या होगा, देखो मैंने कंसेप्ट क्या बताया, और आपको भी इतना याद आएगा पेपर में कि डेल क्रेडिट कमीशन तब दिया जाता है जब कंसाइनी गारंटी लेता है कि उधार पे दिए हुए गुड्स का पैसा अगर डूब गया तो उसकी जिम्मेदारी वो लेगा। ठीक है भाई, 10% कमीशन है। आपको इंस्टीट्यूट ने दिया है कैश सेल 5,000 और क्रेडिट सेल 10,000, और सिंपल बोला है कि कैलकुलेट डेल क्रेडिट कमीशन। अब कुछ बच्चे क्या दिमाग लगाएंगे, क्रेडिट सेल 10,000 है ना, तो 10,000 पे मल्टीप्लाई करेंगे 10%, तो उनका आंसर आ जाएगा 1,000, और बोलेंगे सर डेल क्रेडिट है, क्रेडिट का गारंटी लेता है ना बेटा ना। ये मैंने आपको जब लाइव पढ़ाया था तभी भी बताया था कि डेल क्रेडिट कमीशन आपके मॉड्यूल का एक लाइन है
कि डेल क्रेडिट कमीशन दोनों सेल पे काउंट करते हैं हम लोग, वो कैश और क्रेडिट दोनों आ जाता है। तो कंसेप्ट ध्यान रखना, देखो पूरा रिवीजन हो रहा है इसमें। तो आपका आंसर होगा 1500 रुपया। क्यों? क्योंकि कैश का 5, क्रेडिट का 10, तो 15,000 इंटू 10, 1500। ये क्वेश्चन आईएमपी कर लो। समझा? बोलो यस और नो, थम्स अप करो। ये चीज समझी बेटा कि वापस बताओ? डन ना? यस यस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसे हल्के फुल्के इसे थियरी पे फोकस करो राजा, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा प्रेशर में मत आओ। ऐसे सवाल पूछेंगे तो दिक्कत ही नहीं यार। अनसोल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट इज वैल्यूड, ये फॉर्मूला था भाई कि आपका जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है और जो भी एक्सपेंसेस कंसाइनर और कंसाइनी ने किए सब ऐड कर दो। तो अनसोल्ड स्टॉक कैसे वैल्यूड होगा? ओरिजिनल कॉस्ट प्लस जो भी एक्सपेंसेस कंसाइनर और कंसाइनी ने किए, उस पर हम अनसोल्ड स्टॉक को ले लेंगे। ठीक है? ओके, व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ डिस्काउंटेड बिल? पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, इसे कंटिंजेंट लाइबिलिटी कहते हैं बेटा। कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब डिपेंड्स हैपन ऑन फ्यूचर इवेंट। बिल मिलेगा भी, नहीं तो नहीं भी मिलेगा। अगर सामने वाले ने पैसा नहीं दिया तो डिसऑनर, दिया तो मिल गया। तो ये जो लाइबिलिटी पूछा है ना, लाइबिलिटी फॉर डिस्काउंटेड बिल, अंडरलाइन करना कंटिंजेंट लाइबिलिटी। और कंटिंजेंट का मतलब ऐसा है कि जिसका रिजल्ट फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड होता है, उसे कंटिंजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर किसी बिजनेसमैन पे केस हुआ है, वो केस का रिजल्ट कोर्ट के जजमेंट पे डिपेंड है, हारेगा कि जीतेगा ये उसे अभी नहीं पता, तो उसे कंटिंजेंट लायबिलिटी कहेंगे। ठीक है? अच्छा क्वेश्चन था बट ठीक है। ओके, ये आज ही सुबह सुबह हमने किया है बेटा। रिटायरमेंट ऑफ बिल्स मींस क्या? रिटायरमेंट का मतलब क्या? ड्यू डेट्स के बाद देना या पहले देना? रिटायरमेंट का मतलब होता है ड्यू डेट से पहले देना। तो बीओई का ये 2 में से 2 मार्क्स बोनस क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? मतलब सर अगर ड्यू डेट के बाद में एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा हूं, उसे रिनेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिनेवल। तो ऐसा कुछ सवाल पेपर में आ सकता है। इन्होंने मॉक टेस्ट में रिटायरमेंट पूछा, मेकिंग द पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, 2 में से 2 मार्क्स, हल्का फुल्का सवाल था, खत्म। अच्छा, बिल को इंडोर्स करना मतलब क्या? ये भी मॉर्निंग में मैंने बताया आपका जब रिवीजन लिया कि सर किसी थर्ड पार्टी को मेरा बिल दे रहा हूं मैं। ठीक है सर, तो द प्रोसेस थ्रू विच द बिल्स होल्डर ट्रांसफर द बिल्स टाइटल विद द हेल्प ऑफ देयर क्रेडिटर। तो भाई ठीक है, ये उसके क्रेडिटर को उसने बिल ड्रॉ किया था, तो उसका बिल उसने किसी और थर्ड पार्टी को दे दिया, तो इसे क्या कहा जाएगा? इंडोर्स करना, क्योंकि बाकी के तो आंसर मैच नहीं हो रहे। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो डी वाला आंसर है। देखो 23 खत्म हो गया बेटा, 23 खत्म। और अब आप देखो, ये 24वां क्वेश्चन तो बैड डेट्स रिकवरी से रिलेटेड है। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, बैड डेट्स रिकवर अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू। बताओ, आप बैड डेट्स रिकवर ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हो, बैलेंस शीट में डालते हो कि P&L में डालते हो? यहाँ पे तो दो ही है। तो आप कहां पे लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। कितने मार्क्स आ गए सर? 2 मार्क्स, डन। एकदम सिंपल सवाल। और मॉक टेस्ट भले आपसे रह गया होगा, लेकिन आपसे रह गया तो आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा चीज रहेगी, हम तो मॉक भी नहीं दे पा रहे, कितना टेंशन है भाई, कैसे आया होगा, क्या होगा? कुछ नहीं है, तू देख तो से एक बार देखो तो डर कम होगा। हर सब्जेक्ट का करो, लॉ का करो, इको का करो, मैथ्स का करो। मॉक टेस्ट के हिसाब से जाओ तो तुम्हारा प्रेशर कम होगा, क्योंकि मॉड्यूल में तो उन्होंने डिफिकल्ट दिया ही है, बट एक दिन में सारे सब्जेक्ट तुम उस पॉइंट को ध्यान में रखो बेटा। मैंने कल के वीडियो में यही कहा, जब मैंने आपको वो 30 डेज का प्लान वाला चीज बताया, उसमें मैंने बोला क्या? यही चीज तो बोली कि नर्वस मत हो। नर्वस होगे तो पढ़ाई नहीं होगी, डिप्रेशन होगा, और ज्यादा घाई घाई में करके कोई मजा नहीं। सही ढंग से करो। 25th और 50 का अपने क्वेश्चन डन हो जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर फॉर द पीरियड 1 ईयर, ये कौन सा कंसेप्ट है बेटा? दिस इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। एकदम सिंपल था। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या होता है, कोई बताएगा कि मैं बता दूं? आया है तो ये कंसेप्ट का रिवीजन करा देता सर। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या है जरा बताओ? कि आप लोग एंटीसिपेटेड लॉस को रिकॉर्ड करो, लेकिन एंटीसिपेटेड प्रॉफिट को कभी भी रिकॉर्ड करोगे नहीं। बिजनेसमैन शुड रिकॉर्ड ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस। भविष्य में होने वाले लॉसेस का अंदाजा है तो रिकॉर्ड करो, लेकिन भविष्य में प्रॉफिट होने का अंदाजा है तो रिकॉर्ड करना मत। ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है? कि एक बार अगर आप जो पॉलिसी फॉलो कर रहे हो उसे लाइफ टाइम फॉलो करो। जैसे एसएलएम है तो एसएलएम, डब्ल्यूडी है तो डब्ल्यूडी। दिस इज कंसिस्टेंसी। कॉस्ट कंसेप्ट, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट, कि आपने जिस प्राइस पे लिया उस पे रिकॉर्ड करो, करंट मार्केट प्राइस छोड़ दो भाई, है ना, विच एवर इज लोअर वाला भी आप देखते हो। और अकाउंटिंग पीरियड तो यही है भाई कि आप लोग एक 1 ईयर फॉलो कर रहे हो, तो इसका आंसर सीधा। चलो एनीवे, सब बता दिया भाई और बहनों। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है, आईएमपी इसको मैंने करके रखा है, और ये क्वेश्चन मतलब आपको बताओ कि बहुत भारी है। इतना कर लो और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको हो सकता है पेपर में घुमा फिरा के चीजें मिले। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, और आपका यही एक क्वेश्चन है जो आपने करना चाहिए, क्योंकि पिछले बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है।
आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपया दिख रहा है। इसमें बहुत बच्चों के गलत आंसर होते हैं क्योंकि कंसेप्ट का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अब देखिए आप क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन 10,000 दिख रहा है। सब्सक्रिप्शन अक्रूड इन द बिगिनिंग, जो शुरुआत में आउटस्टैंडिंग था वो 1,000 था एंड एंड ऑफ द ईयर में आउटस्टैंडिंग 1,500 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द फिगर ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अपेयरिंग इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बताया भी कि रिसीट एंड पेमेंट में कितना दिखेगा। अब आप लोगों ने एक बात सीखी है, क्या सीखी है मैं बताता हूं आपको। और यहाँ पे ना रॉन्ग आंसर दिया, इसका भी रॉन्ग आंसर दिया आंसर की में, तो इसलिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि एक तो कंसेप्ट का प्रॉब्लम, ऊपर से आपके सजेस्टेड इसमें रॉन्ग आंसर देके रखा है। अब देखो क्या है सर, सर हमने जो सीखा है ना, हमने जो सीखा है, क्या सीखा है कि ओपनिंग, अगर कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो उसे हम लेस करते हैं। ठीक है, और हमारा करंट ईयर का मतलब क्लोजिंग ईयर का कोई सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसे हम ऐड करते हैं। ये हमने सीखा हुआ है, ये कहीं तो लिख लो बेटा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे रिसीट एंड पेमेंट में कोई सब्सक्रिप्शन दिया है तो उससे हम लोग पोस्टिंग कहां पे करते होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्या बोल रहा हूं समझाता हूं, थोड़ा रुकिए। मतलब सर अब तक हमने कैसे सवाल सॉल्व किए हैं, हमारा क्वेश्चन होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये हमारा क्वेश्चन होता है। यहां से हम सब्सक्रिप्शन उठाते और कहां पे लिखते हैं बेटा, बताओ तो, एक्सपेंडिचर और इनकम। यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड को लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझे इसलिए इतना डिटेल में बेसिक से बता रहा हूं। हम लोग सीधा आते थे, रिसीट एंड पेमेंट से बनाते थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उस वक्त हम लॉजिक भी सेम यूज करते थे कि करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करते थे, मतलब वो बिगिनिंग वाला आउटस्टैंडिंग लेस करते थे और करंट ईयर क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे। लेकिन ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इधर उन्होंने कहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 10,000 है और आपको रिवर्स जाना है। रिवर्स मतलब आपको यह बताना है कि रिसीट एंड पेमेंट में कितना आएगा। याद रखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये लॉजिक तुम्हें पता है, ये एकदम बराबर है बेटा। लेकिन अब तुम्हें पूछा क्या गया, तुम्हें पूछा गया है कि इनकम एक्सपेंडिचर में 10,000 दिख रहा है, रिसीट पेमेंट में कितना दिखेगा। हमें भी उल्टा जाना है, उल्टा जाना है तो लॉजिक भी उल्टे। बस बेसिक इतना याद रखो। मतलब सर आप क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन लेस करोगे और ओपनिंग सब्सक्रिप्शन ऐड करोगे। एकदम एकदम टू द पॉइंट बात कर रहा हूं। सीधा लॉजिक क्या है, बिगिनिंग वाला लेस करते, करंट क्लोजिंग वाला ऐड करते, ये सीधा लॉजिक है। लेकिन आपको कब ये काम में आएगा, जब इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट ढूंढना है। लेकिन यहां पे इनकम एक्सपेंडिचर नहीं, रिसीट एंड पेमेंट का ढूंढना है। इनकम एक्सपेंडिचर का तो दिया, ये देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 10,000 है बोले, तो रिसीट एंड पेमेंट में कितना आएगा, उल्टा जाना है। तो उल्टा मतलब ओपनिंग का जो सब्सक्रिप्शन है बिगिनिंग का 1,000, वो बिगिनिंग का हम लोग करेंगे ऐड, और जो क्लोजिंग का है 1,500, वो 1,500 हम लोग करेंगे लेस। कौन से अमाउंट में सर, 10,000 में। तो 10,000 लो कैलकुलेटर पे, उसमें ऐड करो 1,000 और लेस करो 1,500, आपका आंसर आना चाहिए 9,500, जो उन्होंने सजेस्टेड आंसर में गलत दिया हुआ है। बेटा अगर आप देखो मैं आपको बताता हूं, यही अगर इन रिसीट एंड पेमेंट में 9,500 होता और आपको बोलते इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ, तो आप सिंपल करते, क्या करते भाई, जो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है 1,500, 9,500 में 1,500 ऐड करते करंट ईयर आउटस्टैंडिंग मतलब क्लोजिंग का, और ओपनिंग का 1,000 क्या करते लेस। ओपनिंग का 1,000 क्या करते लेस। तो आपका इनकम एक्सपेंडिचर को बराबर 9,500, 9,500 प्लस 1,500 माइनस 1,000, तो इनकम एक्सपेंडिचर को बराबर 10,000 जाता। ये तो सीधा लॉजिक था, लेकिन हमें जाना कहा था उल्टा। तो फिर 10,000 से हमने रिवर्स लॉजिक, जो ओपनिंग का हम यूजुअली लेस करते हैं वो ऐड किया और क्लोजिंग का वापस क्या कर दिया, लेस कर दिया। उल्टा लॉजिक है, ज्यादा सोचो मत, कंफ्यूजन होगा। ये वाला चीज का स्क्रीनशॉट खींचो, ये सीधा स्टेप है, ये उल्टा स्टेप, घुमा दिया। थोड़ा ध्यान में आया क्या, थोड़ा 10% समझा क्या, यस और नो, हाँ या ना, है ना। बस इसका ये क्वेश्चन ही बना है ऐसे फ्रेम। देखो इंस्टीट्यूट से भी गलती हुई इसके आंसर देने में, रॉन्ग आंसर दिया होगा। ये ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाला विषय क्या होगा बेटा, ठीक है, यूजुअली लेस होता है लेकिन उल्टा जाना है तो ऐड, और क्लोजिंग वाला लेस, उल्टा लॉजिक इसका। ठीक है, चलो ये खत्म हो गया। 12वीं जैसा है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं था। 27वां क्वेश्चन, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, 26 वाला एमपी क्वेश्चन, वो आप बार बार देख सकते हो। पीरियडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट कंप्राइज विच ऑफ द फॉलोइंग, रिसीट एंड पेमेंट आता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आता है, ऑल ऑफ द अबव। तो 2 में से 2 मार्क्स आपके मिल गए। 27वां क्वेश्चन
एकदम हल्का फुल्का था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मतलब ये आप आराम से डील कर सकते थे, 2 में से 2 मार्क्स लेके आ सकते थे। लेकिन जहाँ पे नहीं आ रहा है तो रुकना मत। 40 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे पेपर में जो हलवा है। 10 क्वेश्चन तो रहेंगे बॉस, जहाँ पे दिमाग लगाना है। तो ठीक है, पहले 40 कंप्लीट कर लो, फिर टाइम बचे तो 10 को सोचना। ठीक है सर, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हो गया आपका टिक। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब क्या राजा? स्टॉक। 28वां क्वेश्चन भी एकदम एकदम हलवा है, मक्खन है। इन्वेंट्री ये क्या है बेटा? करंट असेट है, सिंपल सी बात है। इन्वेंट्री आपका करंट स्टॉक, हमेशा हम करंट असेट में लेते हैं। फिक्स असेट में मशीनरी जाएगा, बिल्डिंग जाएगा, लेकिन कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ये कौन से असेट में जाएगा? पार्ट ऑफ करंट असेट। तो आंसर विल बी सी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रीपेड बाय एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? बताइए सर, क्या वो इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं? हाँ। रिसीट एंड पेमेंट बनाते हैं? हाँ। बैलेंस शीट बनाते हैं? हाँ। तो क्या नहीं बनाते? P&L। ठीक है, तो ये आंसर था। 2 मार्क्स यहां पे भी इजी है सर, खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इंडोमेंट फंड, अगेन एनपीओ से क्वेश्चन है, तो एनपीओ का वेटेज अच्छा खासा दिख रहा है, तो उसे अच्छे से कीजिएगा। कौन सा रिसीट है? कैपिटल रिसीट है बेटा, इंडोमेंट फंड। ये बताया था जब लेक्चर लिया था, बच्चों ने, आप में से किसने डाउट पूछा था मुझे, मुझे याद आ रहा है। आपको आ रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे आ रहा है कि किसी ने तो डाउट पूछा था। इंडोमेंट फंड क्या बेटा? इट इज कैपिटल रिसीट है, याद रखना, कैपिटल रिसीट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो शीट है P&L, वो कब बनाई जाती है? तो सर हम पहले ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको एक तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो ग्रॉस लॉस मिलेगा। फिर हम इससे P&L बनाते हैं, मतलब ये कैरी फॉरवर्ड होता है। तो क्या आंसर रहेगा? इन द सक्सेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब पहले ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद P&L बनता है। तो आपका प्रॉपर आंसर रहेगा बी। ये कुछ नया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन 2 मार्क्स के लिए सर अच्छी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनेगा? विद द ट्रेडिंग, मतलब बच्चों को लगेगा कि ये आंसर है, ये नहीं, इन द सक्सेशन, ट्रेडिंग बनने के बाद P&L अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, बी आंसर है, इसको स्टार मार्क करना। ग्रॉस प्रॉफिट, अगेन ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सीधा आंसर पे आते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते हो, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग वाली बात है। सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करोगे, आईएमपी, इसको टिक मार्क करके रखो, ये फॉर्मूला याद रखना कर, आगे तुम्हें बताओगे। ठीक है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे 33 क्वेश्चन अकाउंट्स के थे। आगे एक क्वेश्चन दिया था, 2 क्वेश्चन दिए हुए, 15 क्वेश्चन अब कॉस्टिंग के चालू हो रहे हैं। और कॉस्टिंग कितना सिंपल है, अभी उसका डर है ना। अभी देखो क्वेश्चंस देखो राजा। टोटल, अभी देखना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। टोटल कॉस्ट इंकर्ड इन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग, ये वर्ड बहुत मैटर करता है। अदर देन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट छोड़ा, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन होता तो डायरेक्ट बोलता। ठीक है, तो अब ये क्या बोला कि कॉस्ट इंकर इन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, तो इसीलिए इसको कमर्शियल कॉस्ट कहते हैं। आईएमपी करो, मुझे पता है कॉस्टिंग में आपको सब कुछ याद नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन तो याद रखो, ये आपको समझना ही चाहिए, याद रहना ही चाहिए बेटा। उन्होंने क्या कहा है कि टोटल कॉस्ट इंकर्ड इन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस अदर देन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, उसे कमर्शियल कॉस्ट कहा जाएगा, आईएमपी। और मैंने आज पढ़ा, याद रखो, पेपर में आया तो यही आंसर लिखना। रिपीटेशन होता है सर, सीएमए में होता है रिपीटेशन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, इट इज नॉशनल कॉस्ट सर, है ना? क्या हम लोग नॉशनल कॉस्ट है ना, वो इकोनॉमिकल कॉस्ट हम देखते थे कि भाई मैं खुद का पैसा, मैं खुद के ही घर में रह रहा हूं, रेंट नहीं पेड कर रहा हूं, अगर रहता तो कितना देता, वैसे है कि इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, मेरा खुद का पैसा है लेकिन उस पर इंटरेस्ट आता तो उसको नॉशनल कॉस्ट कहते हैं। बी, आईएमपी करो। कॉस्टिंग के हर एक क्वेश्चन को बेटा यही से जब पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, सीधा लर्न करने के हिसाब से जाओ। तो तुम जो खुद का पैसा है उस पर इंटरेस्ट दे तो नहीं रहे हो, तो कौन सा कॉस्ट है? नॉशनल कॉस्ट। अगर देते हो तो बात अलग था। राजा एक चीज याद रखना, कभी भी मार्जिनल कॉस्ट आएगा तो वो वेरिएबल कॉस्ट ही रहेगा। वेरिएबल मतलब प्रोडक्शन के साथ जो कॉस्ट चेंज होता है, प्रोडक्शन के साथ जो कॉस्ट बदलता है, चेंज होता है, उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। फिक्स कॉस्ट मतलब, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था जब आपको पढ़ाया था रेंट क्लास का, कि हर महीने मुझे 1 लाख देना है तो देना है। तो जो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ नहीं बदलता वो फिक्स, जो बदलता है वो वेरिएबल। और मार्जिनल कॉस्ट ये किससे कंसर्न है? वेरिएबल कॉस्ट से। मैं 2 बार बताऊंगा, शांति से अपनी कान सुन खोल के सुनना, आंखें स्क्रीन पे रहने देना। बेटा मैं कह रहा हूं कि मार्जिनल कॉस्ट ये किससे कंसर्न है? तो वेरिएबल कॉस्ट से। आई रिपीट, मार्जिनल कॉस्ट किससे कंसर्न है? वेरिएबल कॉस्ट से। मार्जिनल कॉस्ट किससे कंसर्न है? वेरिएबल कॉस्ट से करके। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। कोई कॉस्टिंग का लॉजिक नहीं चाहिए था इसमें, बेसिक मैथ्स का लॉजिक चाहिए था। बट जिसका डर पे कंट्रोल है, अपने नर्व्स पे कंट्रोल है, एग्जाम हॉल में जाके पैनिक नहीं हो रहा है और डर नहीं रहा है, दिमाग को ब्लॉक नहीं कर रहा है, वो बच्चा सॉल्व करेगा। क्या बोला है भाई कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 16,000 यूनिट थे,
और उसको बनाने को 2 रुपया लगा, तो कितना हो जाएगा भाई? 32,000 रुपया लगेगा बनाने को, ठीक है। सेलिंग ओवरहेड खर्चा 50 पैसा है, 50 पैसा, बच्चा ना 50 रुपए से मल्टीप्लाई करेगा तो लग जाएगा। ध्यान से देखो, पैसा है 0.5, तो फिर मैं क्या करूंगा? 16,000 इंटू 0.5, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 8,000। तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो गया जरा बताओ? 32 और 8 40,000। ठीक है भाई, ये टोटल कॉस्ट हो गया मेरा। यहाँ पे तो इतना ही दिख रहा है मुझे अब तक, टोटल कॉस्ट 40,000। और उन्होंने कहा कि जो 16,000 यूनिट है वो तुमने 4 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो भाई रेवेन्यू कितना हुआ? रेवेन्यू 16,000 इंटू 4 करो तो भाई कितना होता है? 16,000 इंटू 4, 64,000। तो इतना आपने कमाया 64, इतना आपका खर्चा है, तो निकालो 64,000 में से, आप 64,000 में से 40,000 लेस करो, तो आपने कितना कमाया रहेगा? 24,000। सीधा सीधा आंसर था बेटा, पर यूनिट नहीं बोला है, कंप्यूट प्रॉफिट बोला है। अगर वो पर यूनिट बोलते ना तो इसको डिवाइड करते 16,000 से और आपका आंसर 1.5 आता। देखो ये दोनों आंसर हो सकते थे, मैं आपको बता रहा हूं। आप गलती मत करना यहाँ पे मॉक टेस्ट में, इसलिए लेक्चर देखना बहुत जरूरी था बेटा। अपने को मोटे मोटे तौर पे लगता है सर सोप है, इन्होंने कंप्यूट प्रॉफिट बोला। अगर यहाँ पे लिखा होता प्रॉफिट पर यूनिट, ऐसा वर्ड होता तो आपका आंसर ए नहीं बी होता। फिर समझा क्या? बोलो यस और नो। कुछ नया समझ में आ रहा है क्या राजा? तुम पास हो सकते हो और तुम फेल भी हो सकते हो, डिपेंड्स कि तुम कितना अवेयर रह रहे हो। सीएमए में यही एक्सपेक्ट कर रहा है तुमसे इंस्टीट्यूट। अगर यहाँ पे पर यूनिट काउंट करना होता तो 1.5 कैसे निकालता सर? जो भी मेरा प्रॉफिट आया, कितना आया था भाई यहाँ पे? 64 में से मैंने लेस किया 40,000, तो 24,000, तो 24 डिवाइडेड बाय 16,000, तो पर यूनिट आया 1.5, लेकिन सिर्फ मुझे कंप्यूट प्रॉफिट बोला तो 24,000। समझा? बोलो थम्स अप करो, यस और नो। क्वेश्चन सेम आएगा फिर भी मार्क्स खा जाएगा अगर लैंग्वेज अच्छे से नहीं पढ़ा। हाँ या ना भाई? थोड़ा बोलो भी मेरे को, दिखने तो सो तो नहीं गए ना? जगह हो ना? हाँ। यस सर। यस यस यस, जगह वाले। दोपहर का टाइम है, लेक्चर हो रहा है। हाँ लेक्चर चालू है, सो गए करके। 36 क्वेश्चन हो गए बेटा, 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन बचा आएगा, एक तो कर भी लिया। अब इतना अगर है तो तुम्हारा, मैंने बोला ना कि बस अप्रोच सही रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं करके। ओके ये बिहेवियरल एनालिसिस सुना सुना लग रहा है, देखा देखा लग रहा है। अभी तुमको तो याद नहीं आएगा सर, कॉस्टिंग के छोटे 30 पेजेस का कॉस्टिंग है, उसमें फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट आते हैं बिहेवियरल में। ऐसे मैंने बताया, मेरे को याद आ रहा है, तुमको नहीं आएगा, लेकिन अभी यहाँ पे लिख लो, टाइम अंडरलाइन कर लो कि बिहेवियरल कॉस्टिंग में कौन सी दो कॉस्ट आएंगे बेटा? फिक्स और वेरिएबल। फिक्स और क्या? वेरिएबल। आईएमपी कर लो इसको। बिहेवियरल कॉस्टिंग में फिक्स एंड वेरिएबल। वाह वाह वाह, एकदम दिखने को ऐसा लगता है कि क्या चीज है, लेकिन एकदम हल्का फुल्का क्वेश्चन था। अगर मैनेजर को कमीशन मिलने वाला है 5% ऑन प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन टू दिस कमीशन, ही विल गेट कमीशन ऑन प्रॉफिट। बताओ 8,400 पे कितना? कुछ सोचना नहीं था, कुछ ज्यादा नहीं, ऐसे करो 8,400 इंटू 5%, करो कैलकुलेटर पे, 420 रुपया, एकदम सिंपल। बच्चा इधर उधर का, इसलिए कुछ ना सीधे क्वेश्चन देते हैं, उन्हें पता है बच्चे बहुत उल्टा सोचेंगे। बोले 2 मार्क्स के लिए ऐसा कैसे दिया? डायरेक्ट क्वेश्चन था बेटा, कमीशन ऑन प्रॉफिट 4,800, 5% दिया, बाकी सोच मत, सीधा सीधा कैलकुलेशन कर, डन। भाई और बहनों, अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इतने फॉर्मूले लिखो जितना मॉक टेस्ट में आया है, और इतने तो भी कॉस्टिंग की चीजें करके जाना। ये फॉर्मूला इसका, नेट फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। ये फॉर्मूला है, ये पहले स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट निकालो, और ये तो भी आईएमपी फॉर्मूला करके जाओ। ठीक है, आपको बोला है नेट फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, देखो, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। साइन पे याद रखना। आपको क्वेश्चन में क्या दिया, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, इसके सवाल आपको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट दिया है 29,000, तो मैंने ग्रॉस की जगह पे ये लिख दिया। ठीक है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 29,000 फॉर्मूला में ऐड कर दिया। फिर मुझे नेट फैक्ट्री कॉस्ट दिया है 27,000, तो नेट में मैंने 27 लिख दिया फॉर्मूला में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी दिया है 4,000, ओपनिंग स्टॉक किधर गया भाई? ये रहा 4,000। और पूछा गया है कि क्लोजिंग स्टॉक बताओ। ये मॉड्यूल के क्वेश्चन है जो हमने किए हुए हैं, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया उन्हें पता है। तो मॉड्यूल करोगे तो चीजें होती है। और ये सर, ये याद रखो, आपसे को सिंपल सी बात है, क्या करना है भाई? ये 4,000, मतलब अभी यार आप ही बताओ क्या करें, अभी आप कैलकुलेट करो, 6,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो अरे हाँ या ना।
29 प्लस 4 करो, 27 को लेस कर दो, 6000 आ जाएगा और 6000 तुम्हारा आंसर है। देखने को ऐसे लगा सर कितनी अवगढ़ असेल, लेकिन जिस बंदे को ये फॉर्मूला पता था, अब नहीं पता है सर क्या करे, तो इतना याद रख बेटा, अब ज्यादा मत सोच। डन, क्लियर है? चलो फटाफट थम्स अप करो, यस और नो, यस करके चलो। डन 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 सर, लास्ट के बस कुछ क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है राजा, एकदम मस्त क्वेश्चन है। देखो एनपीओ बेटा बहुत इंपॉर्टेंस दिया है इन्होंने, तो अच्छे से करना। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शो फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है? तो मैं आपको ना ये ऐसे समझो, ये क्वेश्चन है, ये रिसीट है और ये पेमेंट है। तो बोले सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पास, तो इसका मतलब लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग इस साल मिल गया। मतलब सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2023, ये मेरा प्रीवियस ईयर था, ऐसा मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ आपको समझे इसलिए। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 10,500, करंट ईयर है मेरा 2024, और सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है कितना, 800। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ कि इसमें बच्चों को, हे सिंपल क्वेश्चन लेकिन ना बहुत कंफ्यूजन होता है। रिसीट एंड पेमेंट, रिसीट पेमेंट में आपको पता है ना बेटा, करंट ईयर प्रीवियस ईयर एडवांस कुछ भी आए तो मिल जाता है, तो मतलब ऐड हो जाता है। रिसीट पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, ये डिफरेंस आपको पता ही रहेगा और मैंने बताया भी। अब सुनो, यहाँ पे इसका आंसर देखना है तो इस आंसर के कंसेप्ट को समझना है तो इस चीज को देखो बेटा, क्या बोला है, और ऐसे लिख लो अगर पॉसिबल है तो। सब्सक्रिप्शन अरियर्स कितना दिया था, 500, तो मैं यहाँ पे 2023 लिख रहा हूं, पिछले साल का ही रहेगा तो 500 मिला। 2024 मेरा करंट ईयर है, कितना दिया है, 10,500, और एडवांस में लिया है 2025 का कितना बेटा, 800, और इसके नीचे एडजस्टमेंट दिया है। एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है कि आपके 1200 मेंबर है, कितने मेंबर है बेटा, 1200 मेंबर है, और एक मेंबर से आपको 10 रुपया मिलता है सब्सक्रिप्शन, 10 ही ना, कितना, हाँ 10 रुपया मिलता है। तो बताना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा। दिस इज माई एक्सपेंडिचर, दिस माई इनकम, बताओ तो, चलो आप बताओ, ये क्वेश्चन बना के दिया है मैंने, क्या जाता आप कमेंट करो, 1 मिनट का टाइम देता हूं आपको। क्वेश्चन मैंने आपको एकदम सिंपल करके दिया है, मेरा करंट ईयर 2024 है बेटा, कितना अमाउंट जाता, खुद से कैलकुलेट करो। मैं टाइमर लगा रहा हूं, मैं 20 सेकेंड दे रहा हूं, मुझे कमेंट में कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो कि क्या आंसर आएगा, क्विकली। बताओ 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 सर, आपका समय होता है समाप्त। चलो फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। सर 12,000। बराबर बेटा, 12,000, वेरी नाइस। देखो अब कैसे, सर देखो सिंपल सी बात है, मेरा, देखो मैं यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर का ही आइटम कैरी फॉरवर्ड करता हूं, तो मैं ना तो ये 500 लूंगा ना तो ये 800 लूंगा। एड लेस का विषय नहीं आता ना, मतलब इंक्लूडेड देता तो लेस वगैरह करता, यहाँ पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अलग अलग दिया है। तो 2024 का कितना अमाउंट जाता है इधर, 10,500, लेकिन ये जो एडजस्टमेंट है, मेरे कितने मेंबर्स थे भाई, 1200, और एक मेंबर से कितना मिलता, 10, तो मुझे 12,000 रुपया मिलना चाहिए था सब्सक्रिप्शन, कितना मिलना चाहिए था, 12,000। करंट ईयर में कितना मिला है, 10,500, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग कितना है, 1,500 करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। आउटर कॉलम में 12,000 जाएंगे, और इसके दो इफेक्ट, एक 1,500 इधर ऐड, और बैलेंस शीट में कहां पे जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट साइड को, कहां पे जाएगा बेटा, असेट साइड को, दैट्स ऑल। तो इनकम एक्सपेंडिचर में से 12,000 जाना चाहिए था, ये आपका आंसर है। इतना घुमा फिरा के बच्चों को कंफ्यूज कर दिया, ये आंसर है बेटा। लेकिन आप देखो तो बच्चा इस 500 को किधर तो ऐड करता है, 800 को, सबको एडलेस करता है। अरे भाई ऐसे करना ही था, आईएमपी करो इसको, 40 नंबर के क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आ गया पेपर में, जिन्होंने लेक्चर किया बेटा रिलैक्स है, खत्म बात। ये समझा क्या सबको, यस और नो? किसी को डाउट है तो पूछो राजा। डन, ओके समझा तन्वी, ओके सिद्धि स्वराली, ओके डन डन डन। तन्वी आपको आपको बताओ वापस बेटा, रिपीट करूं? नो सर। समझा ना, ओके डन। सिंपल, मतलब ये कंफ्यूज करने के लिए दिया, और ये ऐसे नहीं समझता। अब मैंने इस फॉर्मेट में किया तो समझा कि हाँ सर, थोड़ा अगर मैं ऐसी फॉर्मेट में बताते बैठता ना तो फिर तो लग जाते, बोले सर क्या ही चीजें करके, बहुत दिमाग का दही होता। तो आप लोग कंसेप्ट को समझो कि करंट ईयर का ही बैलेंस में आगे लेके जाता हूं, दैट्स ऑल। तो करंट ईयर का लिया, और इसका मतलब होता है कि टोटल 12,000 मिलने चाहिए थे, करंट ईयर में 10,500 मिले, 1,500 आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर ऐड होगा 12,000, दैट्स ऑल।
ये प्रीवियस ईयर इन दोनों को इधर कंसिडर ही नहीं करना था। कहाँ पे? इनकम एक्सपेंडिचर, दैट्स ऑल, खत्म। दोस्तों डिप्रिसिएशन याद रखना, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए दिया है बॉस। क्या है? डिप्रिसिएशन हमेशा आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है, खत्म। डिप्रिसिएशन क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट होता है, याद रखना। अगर आपको ये पहली बार समझ में आ रहा है, पढ़ा था कॉस्टिंग लेकिन भूल गए हो या नहीं, अब भी याद रखो, डिप्रिसिएशन कौन सा कॉस्ट होता है? फिक्स्ड कॉस्ट, दैट्स ऑल, भूलो मत। द वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये भी आपके लिए फर्स्ट टाइम अगर ऐसे लग रहा है कि सर अभी अभी पढ़ रहे हैं, बस फोकस से पढ़ो, और ये अगर रिपीट हुआ क्वेश्चन तो आंसर लिखना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आप वर्क कॉस्ट प्लस एडमिन कॉस्ट को ऐड करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनता है। ये मैंने आपको कैसे समझाया था, ये उनका अपन ने कॉस्ट शीट का लेक्चर किया था, उसमें बस वो फॉर्मूले हमने देखे थे। मैंने कहा था एकदम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, 15-15 मार्क्स वाले, कोई संबंध नहीं, जितना करा उतना भी कर लेते तो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन के आ जाता। दैट्स ऑल, याद रखना। वर्क कॉस्ट प्लस आपको दिया था क्या? एड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस करके। ओके, देखो ये भी आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, ये वन टाइम रीड इन रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ बोथ प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट, इन दोनों में कौन सा खर्चा आता है? तो डायरेक्ट लेबर इन दोनों में आता है। वेरी वेरी, इसको आईएमपी कर लो। चलो, कि कौन सा कॉस्ट है जो प्राइम कॉस्ट में भी आता है और कन्वर्जन कॉस्ट में भी आता है? तो लेबर का कॉस्ट दोनों में आता है, प्राइम और कन्वर्जन। ठीक है, ये 44 का ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है शुरुआत में। इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन था। ओपनिंग स्टॉक पूछते तो 10,500 आंसर था, लेकिन उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक बोला और बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से 3,000 से ज्यादा है, तो 10,500 में 3 ऐड किए, 13,500। कॉस्ट यूनिट्स ऑफ ऑटोमोबाइल, ये वो वाले लेक्चर देखो, 3rd या 4th यूनिट का है कि कौन सा यूनिट पकड़ेंगे। तो नंबर ऑफ व्हीकल, ये ऑटोमोबाइल के लिए अपन कॉस्ट यूनिट कंसिडर करेंगे। वहां पे बहुत सारे होटल, इंडस्ट्री, बेड, उसको एक बार देखना। मैंने कहा था एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का बनेगा, आया। मार्जिनल कॉस्ट इज कंसर्न विथ, रिपीट क्वेश्चन हुआ है बेटा, ये हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया है। वेरिएबल कॉस्ट, तो ये 2 मार्क्स बोनस मिल गया आपको वापस, ऊपर सेम क्वेश्चन आया था, रिपीट हुआ। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट कॉस्ट, ये यहां पे ना, हाँ, आगे क्वेश्चन है जिसका आंसर मॉड्यूल में गलत दिया हुआ है। तो संक कॉस्ट, ऐसा जो एक बार हो चुका है, खत्म, मतलब उसको अपन क्या अभी सोच के कुछ होगा ही नहीं, तो ये नॉट रिलेवेंट है। रिलेवेंट मतलब, देखो बेटा, ये नॉट वर्ड को भूलना मत, ये तो गलत हो जाएगा आंसर। कौन सा कॉस्ट रिलेवेंट नहीं है डिसीजन मेकिंग में? तो संक कॉस्ट, ये रिलेवेंट नहीं होते। आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो याद रखना, संक कॉस्ट ऐसे खर्चे जो हो चुके हैं वो रिलेवेंट हो गए नहीं करके। 48, यहां पे आपको आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, आंसर की में आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, तो देखना। ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मैनेजमेंट इज लाइकली टू हैव लीस्ट कंट्रोल, जिसपे मैनेजमेंट का कंट्रोल बहुत कम रहेगा या ना के बराबर है। देखो, वेजेस कितना देना है तो मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है, तो ये आंसर नहीं आएगा। पहले बता देता हूं क्या क्या आंसर नहीं है। मशीनरी ब्रेकडाउन कॉस्ट अच्छे से मेंटेन किया तो ये भी कंट्रोल में हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट, भाई मेरे पे कितना मार्केटिंग करना है नहीं करना है, तो ये तीनों होता है। उन्होंने ना ये आंसर दिया है सजेस्टेड में, लेकिन ये गलत है, मतलब ऐसा होगा ही नहीं आपका। ऐसा कौन सा कॉस्ट है जिसपे लिस्ट कंट्रोल रहेगा? तो बिल्डिंग इंश्योरेंस कॉस्ट। कौन सा बेटा? बिल्डिंग इंश्योरेंस कॉस्ट। इस पे आईएमपी करो क्योंकि इंस्टीट्यूट ने गलत आंसर दिया है आपके सजेस्टेड में। क्या है? बिल्डिंग इंश्योरेंस कॉस्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये किसका पार्ट है भाई? फैक्ट्री ओवरहेड का है। आईएमपी करो, वन टाइम रीडिंग है, सिंपल सा है। और अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट, क्या बेटा? परचेस को ढूंढो बोले, और ये फॉर्मूला मैं लास्ट बता रहा हूं, देखो ये वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए। रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। बहुत बच्चों को ये फॉर्मूला याद है, बस समझता नहीं, यहाँ पे यूज करना है। क्या बेटा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको मिलता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या मिलता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है 53,000, तो मैंने लिख दिया रॉ मटेरियल कंज्यूम 53,000 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है भाई? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक मुझे पता है कितना है भाई, ओपनिंग स्टॉक 6,000, ओपनिंग स्टॉक है 6,000, ये रहा 6,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 9,000। परचेस मुझे पता नहीं, ठीक है भाई, लिख दिया। 53 में से ये 9 ऐड हो जाएंगे, इधर ध्यान से राजा, ये माइनस का साइन है, इधर आया तो प्लस होगा, करो कैलकुलेटर पे। 53,000 प्लस 9,000 कितना हुआ? 62, और माइनस करो 6,000, 56। योर आंसर विल बी 56, दैट्स ऑल। 50 क्वेश्चन डन। मैं तो कहता हूँ 100 में से 90 प्लस तो आराम से आएंगे, ऐसा पेपर आगे आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो यस और नो, Yes. यस सर। है ना? तो बस टेंशन मतलब बेटा, आपको देखो 4 मॉड्यूल सामने रखोगे तो बहुत लग जाएंगे, और कंसाइनमेंट आपको खुद पे सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है, ये याद रखो। बाकी आप अगर देखो, पूरी दुनिया को लगता नहीं होगा क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है, वहीं पे सब्जेक्ट को देख के डर लगता,
लेकिन पेपर क्या बनने वाला है तुम्हें नहीं पता। ये मॉक टेस्ट जिसने दिया तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि नहीं। और अकाउंट है, बस इसको तो भी याद रखना, अच्छे से करो। तो यहाँ पे अपना सेट 2 भी डन हो गया। कुछ बच्चों ने कहा था कि सेट 1 उन्होंने किया है, लेकिन सेट 2 रह गया रहेगा। अभी थोड़ी देर दिनों पहले आया है, तो फिर कोई बात नहीं, वो भी कवर कर लिया। डन अभी ये चीज, यस और नो? यस, अभी अच्छे से करो। आपका कितना वक्त मैंने लिया हुआ है, 55 मिनट्स में मैंने डिस्कशन के साथ खत्म किया। 55 मिनट्स, 1 घंटा आपको मिलता है, तो टाइम कम नहीं गिरेगा, सिर्फ अपने आप को फोकस रखना। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं अभी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।